हेलो स्टूडेंट्स, कृष्णा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उषा। पिछली वीडियो में हमने यूनिट 3 प्रोज डिवाइसेस को डीप एंड वाइड पढ़ा था। इस वीडियो में हम उसी के इम्पोर्टेंट ऑप्शनल क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। मैं आपसे दावा करती हूँ कि इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपका यूनिट 3 का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आप खुद ही समझ जाएंगे। आपने उस वीडियो को पढ़ा होगा तो इसके क्वेश्चन आप खुद ही फाइंड आउट कर सकते हैं। देखेंगे, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ थीम। थीम का क्या अर्थ होता है? तो जैसा कि हमने आपको पढ़ाया था उसमें, तो क्या होता है, ए सेंट्रल टॉपिक। सेंट्रल मीन्स मुख्य टॉपिक, मुख्य बिंदु होता है, मुख्य टॉपिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए स्टोरी में हैव। एक स्टोरी में हो सकते हैं, एक थीम हो सकता है, दो थीम हो सकते हैं, बहुत सारे थीम हो सकते हैं। देखो ये दे रहा है सेकंड क्वेश्चन, ये हमारा वन थीम, सेवरल थीम, नो थीम, नन ऑफ दीज। तो क्या हो सकते हैं, एक स्टोरी में सेवरल थीम्स हो सकते हैं। जैसा कि हमने आपको पढ़ाया था पिछली वीडियो में कि थीम बताए थे। थीम दो प्रकार की होती हैं, माइनर थीम और मेजर थीम। माइनर थीम जो हमारी होती हैं उसमें कई थीम रास्ता ले सकती हैं। ठीक है, इस तरह से हमने आपको डिफाइन किया था। अगर आपने इसकी जो वीडियो है प्रोज डिवाइसेस की वो नहीं पढ़ी हो तो एक बार पढ़ के उसे पढ़कर इसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा और आपको ऐसा लगेगा हमें सब आ रहा है इसका। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखो हमने पॉइंट ऑफ व्यू आपको बहुत अच्छे से समझाया था, तो ये क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू का क्या मीनिंग होता है? तो क्या होता है, ए वे ऑफ लुकिंग एट ए सिचुएशन। किसी भी एक सिचुएशन को देखने का एक वे होता है, तरीका होता है। ये होगा ए, इसका ए हो जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू आर देयर। अब जैसे देखिए वही क्वेश्चन आ गया कि हमने आपको पढ़ाए थे कि पॉइंट ऑफ व्यू कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हो सकते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ाया था, सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ाया था और थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ाया था। तो कितने प्रकार के होते हैं, ये हमारा सी हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, जनरली स्टोरीज आर रिटन इन। जनरली स्टोरीज जो होती हैं वो किस में लिखी जाती हैं? फर्स्ट प्रेजेंट टेंस में, ये क्वेश्चन है दिख रहा है हमें, प्रेजेंट टेंस में, फ्यूचर टेंस में, सेकंड पर्सन में, नन ऑफ दी। सेकंड पर्सन में जनरली जो स्टोरीज लिखी जाती हैं सेकंड पर्सन के बारे में लिखी जाती हैं, सेकंड पर्सन को लेकर हम लिखते हैं। ठीक है, ज़्यादातर स्टोरी जो लिखी जाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे आगे, फर्स्ट पर्सन, ये है क्वेश्चन, फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू कैन बी इजीली रिकॉग्नाइज्ड बाय। फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू को कैसे रिकॉग्नाइज्ड कर सकते हैं हम? इजीली, आई और वी। इसका ए हो जाएगा, जैसा कि हमने आपको पढ़ाया था पिछली वीडियो में कि आई और वी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन ही शी दे। तो हम इसको इस तरह आई और वी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू कैन बी इजीली रिकॉग्नाइज्ड। तो सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो जाता है, जैसा कि हम सब जानते हैं, यू। इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू इज। थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन दिख रहा है हमें। जैसा कि हम जानते हैं आई फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन क्या हो जाएगा, सी, दे। समझ में आया? बहुत इजी है और आप बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं। आगे चलेंगे, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेंटेंस पैटर्न। सेंटेंस पैटर्न
जैसा कि हमने बताया था सेंटेंस पैटर्न पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ाया था, समझाया था। क्या होता है सेंटेंस पैटर्न? वाक्य का स्वरूप, ठीक है। तो उसका क्या मतलब होता है, बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया था। पूछ सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंटेंस पैटर्न, तो क्या होता है? एन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, इसका हो जाएगा ए। शब्दों का व्यवस्थित रूप, अरेंजमेंट मीन्स व्यवस्थित रूप, ठीक है, क्रम, क्या कहलाता है? सेंटेंस पैटर्न कहलाता है। ए हो जाएगा इसका। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनली ए सेंटेंस हैज, मेनली मुख्य रूप से सेंटेंस रखता है, क्या पार्ट रखता है? 1 पार्ट, 2 पार्ट, नो पार्ट, नन ऑफ दीज। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि सेंटेंस 2 पार्ट रखता है, एक सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमने पढ़े होंगे, या हमारे जो सिलेबस में वो उस तरह से दे रहा है, सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो कितने पार्ट रखता है? 2 पार्ट। ये क्वेश्चन है 10, और ये हो जाएगा 2 पार्ट, ठीक है, 2 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सब्जेक्ट एंड वर्ब आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ए। सब्जेक्ट और वर्ब, कर्ता और क्रिया, किसके लिए, किसके पार्ट होते हैं, किसके इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं? स्टोरी को होते हैं, सेंटेंस के होते हैं, या बुक के होते हैं? हम सब जानते हैं, हम वीडियो में पढ़ चुके हैं बहुत डीप एंड वाइड। तो किसके होते हैं? सब्जेक्ट और वर्ब सेंटेंस के पार्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, When the collection of words express a meaning it is called, ठीक है। When मीन्स जब एक कलेक्शन मीन्स संग्रह, और वर्ड्स मीन्स शब्दों का कलेक्शन, एक्सप्रेस ए मीनिंग, जो एक मीनिंग को व्यक्त करता है, इट इज कॉल्ड, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? क्लोज। क्लोज मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए थे, समझाए थे, क्या कहते हैं? क्लोज। जब 2 सेंटेंस क्या करते हैं? कंप्लीट सेंस को रखते हैं, एक मीनिंग को एक्सप्रेस करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? क्लोज कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा क्लोजेस आर। क्लोजेस मैंने आपको पढ़ाए थे, क्लोज आर टाइप्स। ये क्वेश्चन दिख रहा है। कितने प्रकार के बताए थे टाइप्स इसके? सिंगल, 3, 2 कितने होते हैं? 2 बताए थे। इंडिपेंडेंट क्लोज और डिपेंडेंट क्लोज मैंने आपको पढ़ाते समय भी बताया था। क्या बताया था कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ क्लोजेस आर देयर, पूछ सकता है क्वेश्चन। तो देखो वही क्वेश्चन बन गया यहाँ पर, 2 पार्ट, ठीक है, 2 पार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, हाउ मैनी सेंटेंस पैटर्न आर। सेंटेंस पैटर्न कितने हो सकते हैं, कितने होते हैं, सॉरी, ठीक है, कितने होते हैं? जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। कितने प्रकार के बताए थे? 4। ध्यान है आपको, 4 प्रकार के। तो इसका डी हो जाएगा, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। 4 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखेंगे, फिर देखेंगे, एक बार सुनेंगे। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। इस तरह से 4 प्रकार के हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इमेजरी। इमेजरी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई थी, ठीक है। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इमेजरी, इमेजरी का क्या अर्थ होता है? कल्पना का। तो विजुअली डिस्क्रिप्टिव, ओनली पोस्ट मेमोरी, नो। वेपन नेम, नो। नन ऑफ दीज, नहीं। क्या होगा? ए, विजुअली, जो हमें दिखाई दे रही है उसका डिस्क्रिप्टिव क्या होता है? इमेजरी कहलाती है। हमने आपको पढ़ाई थी, कितने प्रकार की इमेजरी बताई थी? 5 टाइप्स की बताई थी। विजुअल, ऑडिटरी, टैक्टाइल, ऑल्फैक्टरी, ये सभी पढ़ाई थी, 5 प्रकार की बताई थी।
सूंघकर, छूकर, सुनकर, देखकर। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, इट इज़ यूज्ड बाय राइटर टू क्रिएट, ये 16 क्वेश्चन चल रहा है हमारा। इट इज़ यूज्ड बाय राइटर टू क्रिएट एन इमेज इन द माइंड ऑफ, ठीक है, क्या इट इज़ यूज्ड बाय राइटर, राइटर के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है क्रिएट करने के लिए एक इमेज, एक कल्पना इन माइंड ऑफ, किसके माइंड में कल्पना, इमेज को क्रिएट करने के लिए राइटर इसका प्रयोग करता है, किसके, एनिमल्स के माइंड में तो होगी नहीं, गोस्ट के माइंड में तो होगी नहीं, रीडर्स। पाठ को कौन पढ़ता है, रीडर्स पढ़ते हैं, इसलिए किसके माइंड में, इसका हो जाएगा सी, रीडर्स, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, मेटाफर, ओनोमोटोपोइया, पर्सोनिफिकेशन आर क्रिएटेड, आर यूज्ड टू क्रिएट, ठीक है, मेटाफर, ओनोमोटोपोइया, पर्सोनिफिकेशन आर यूज्ड टू क्रिएट, ठीक है, क्या क्रिएट करने के लिए, इम्प्रेशन, डलनेस, इमेजरी, नन ऑफ दीज, क्या क्रिएट करने के लिए, कल्पना को तो नहीं, इम्प्रेशन, ठीक है, तो इसका हो जाएगा इम्प्रेशन, इमेजरी, डलनेस, नन ऑफ दीज, इमेजरी बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट होगा हमारा, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इमेजरी आर, इमेजरी कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार की, जैसा कि हमने आपको पढ़ाया है डीप, 5 प्रकार की, विजुअल, ऑडिटरी, ऑडियल, विजुअल, ऑडिटरी, ऑल्फैक्टरी, टैक्टाइल, 5 प्रकार की बताई थी, ठीक है, तो कितनी, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, इसका ए हो जाएगा, 5 टाइप्स होती है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन 19, ऑडिटरी इमेजरी मीन्स, ऑडिटरी इमेजरी का अर्थ क्या होता है, ऑडिटरी हमने आपको पढ़ाई थी, सुनना, विजुअली देखना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, व्हाट वी हेयर, जो हम सुन सकते हैं, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, जो चीज़ जिसको हम सुन सकते हैं वो कौन सी हो जाती है, ऑडिटरी इमेजरी हो जाती है, और जिसको हम देख सकते हैं वो विजुअल ऑडिटरी हो जाती है, ठीक है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टोन, टोन हमने आपको पढ़ाया था बहुत अच्छे से, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टोन, टोन का क्या मीनिंग है, ठीक है, मीनिंग, अब एवोजेस नॉलेज तो होगी नहीं, क्या होते हैं मीनिंग, क्या होता है, एटीट्यूड, उसके विचार, विचारों को ही तो टोन कहते हैं, ठीक है, कि क्या, किस तरीके से वो बात कर रहा है, अपनी शब्दों को, अपने थॉट्स को कैसे कह रहा है, ठीक है, वो टोन होती है। तो टोन भी हमने आपको पढ़ाई थी, कितने प्रकार की होती है, विदाउट ड्यू रिकॉर्डर देखेंगे। टाइप्स ऑफ टोन आर असर्टिव, नॉन असर्टिव, एग्रेसिव, ऑल ऑफ दीज। यहाँ ड्यू रिकॉर्डर यूज नहीं होगा, ये बंद हो जाएगा, इसलिए आप ऐसे ही देखेंगे इसको, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। ये टोन 3 प्रकार की होती है, मतलब कुल मिला के कई प्रकार की, वो एक भी दे सकता है, और यहाँ सभी दे दिए हैं, असर्टिव, नॉन असर्टिव, एग्रेसिव, इसलिए ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, द टोन ओरिजिनली अप्लाइड फॉर, टोन किसके लिए अप्लाइड की जाती है, किसके लिए, वेल्थ के लिए तो होगी नहीं, म्यूजिक के लिए, हेल्थ के लिए, नन ऑफ दी, तो किसके लिए, टोन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, हम सब जानते हैं, मोस्टली म्यूजिक के लिए यूज किया जाता है, संगीत के लिए। राइटर कैन, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा,
ये है द राइटर कैन ट्रांसमिट हिज इमोशंस इन हिज राइटिंग थ्रू। राइटर अपने जो इमोशंस हैं वो किसके थ्रू ट्रांसमिट करता है, भेजता है, पहुंचाता है? टोन के थ्रू, इंट्रोडक्शन के थ्रू, प्लॉट के थ्रू, या नन ऑफ दीज? टोन। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट चलेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मूड? मूड जैसा कि हमने आपको पढ़ाया था, उसमें मूड का अर्थ होता है मनोदशा। ठीक है, तो ये क्या होती है? ये है, क्वेश्चन चल रहा है हमारा, ए टेम्परेरी स्टेट ऑफ माइंड और फीलिंग। क्या होता है? दिमाग की अस्थायी स्थिति को मूड कहते हैं। मूड कहते हैं ना। मूड वैसे भी तो हम समझते हैं, देखते हैं, देखा होगा कि यार पता नहीं वो किस मूड में थे, आज ढंग से बातें ही नहीं कर रहे थे। कभी हम सैड मूड में होते हैं, कभी हैप्पी मूड में होते हैं, कभी एग्रेसिव मूड में होते हैं। तो ये क्या हो गई? हमारी टेम्परेरी स्टेट ऑफ माइंड, अस्थायी स्थिति हो गई माइंड की। स्थायी तो हो गई कि हम हमेशा सैड ही रहें, तो हम कभी भी एक स्थिति में नहीं रहते हैं, टेम्परेरी स्टेट रहती है हमारी माइंड की। कभी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जैसी सिचुएशन होती है उसी के अकॉर्डिंग हमारा मूड हो जाता है। आगे नेक्स्ट देखेंगे, मूड नीड्स। मूड को किसकी आवश्यकता होती है? किसकी? एटीट्यूड्स, विचारों की। ठीक है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। जैसे हमारे विचार हमारे माइंड में आते हैं, जैसा हम सोचते हैं, जैसे हमारे एटीट्यूड होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारा मूड होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, एटीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, इफेक्ट एंड इमोशन आर द पार्ट ऑफ। इफेक्ट और इमोशंस किसके पार्ट होते हैं? अब जाहिर सी बात है, किसके होंगे? मूड के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा बी हो जाएगा। मूड के इमोशंस इफेक्ट, जैसे हमारे इमोशंस होते हैं, हंसने वाले, खुशी वाले, रोने वाले, दुख वाले, और उसी के इफ़ेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा मूड होता है। तो इसलिए इफ़ेक्ट और इमोशंस किसके पार्ट होते हैं? मूड के पार्ट होते हैं। ठीक है, तो डिक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, डिक्शन इज ए पार्ट ऑफ। डिक्शन जो होता है वो मूड का ही पार्ट होता है। ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, विच वन इज करेक्ट अबाउट मूड। क्या चीज़ मूड के बारे में करेक्ट है? इट कन्वेज द सेंट्रल थीम ऑफ वर्क, इट इज़ ओनली यूज्ड फॉर फिजिकल स्ट्रेंथ, इट इज़ ए पार्ट ऑफ स्पीच, नन ऑफ दीज। ठीक है, इट कन्वे द सेंट्रल थीम्स ऑफ वर्क। ठीक है, ये क्या करता है? किसी भी वर्क के सेंट्रल थीम को कन्वे करता है, देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, देखेंगे, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग 3 लाइन्स फ्रॉम वॉल्ट विटमैन्स सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ कंटेन्स एन एनालॉजी। ठीक है, नेक्स्ट देख, हाँ, तो कौन सा हो जाएगा इसका? बीच ऑफ द फॉलोइंग 3 लाइन्स फ्रॉम वॉल्ट विटमैन्स। तो वॉल्ट विटमैन्स का जो सॉन्ग था, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, उसमें उसने कंटेन किया था इन एनालॉजी को। एनालॉजी को कंटेन किया था, तो उसमें क्या चीज़ उसने 3 लाइन्स को फॉलो किया था? तो ये इसका हो जाएगा बी, वेयर द फिन ऑफ द शार्क कट्स लाइक ए ब्लैक चिप आउट ऑफ द वाटर। इसमें इन्होंने एनालॉजी को कंटेन किया था। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलेंगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा एनालॉजी मीन्स कंपैरिजन बिटवीन। एनालॉजी जो होती है, जो हमने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था कि दो चीज़ों में समानता बताई जाती है, सादृश्यता, समतुल्य होती हैं दो चीज़ें। तो 2 थिंग्स, 4 थिंग्स, 3 थिंग्स, ठीक है। तो हम जब भी कंपैरिजन करते हैं किसी भी चीज़ का, तो मोस्टली दो चीज़ों में कंपैरिजन करते हैं। तो दो चीज़ों को सादृश्य बताया जाता है, एक जैसा बताया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट चलेंगे, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा विच इज़ द करेक्ट एनालॉजी डेफिनेशन। करेक्ट एनालॉजी की क्या डेफिनेशन होती है? अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि कंपैरिजन ऑफ 2 थिंग्स, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए कंपैरिजन ऑफ 2 थिंग्स। दो चीज़ों की कंपैरिजन की जाती है, तुलना की जाती है, वहाँ सदृश्यता बताई जाती है, सेम चीज़ों को बताया जाता है एज, ठीक है। तो इस तरह से आगे चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर उसने नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ लाइन्स रख दी हैं, तो उसमें पूछ रहा है क्या है, सिमिली है, मेटाफर है, क्या है। तो फाइंड द टाइप्स ऑफ एनालॉजी, यहाँ पर कौन सी एनालॉजी का प्रयोग किया गया है। लुक, लब, वॉर्ड, एनिवियस, स्ट्रीक्स, नाइट्स कैंडल्स आर बर्न्ड आउट एंड जॉकेंड डे स्टैंड्स टिप्टो ऑन द मिस्ट्री माउंटेन टॉप्स। इसमें हमारी जो एनालॉजी यूज हुई है वो कौन सी हुई है? मेटाफर हुई है, ठीक है। दो चीज़ों में तुलना होती है और दो चीज़ों की तुलना की जाती है। तो आपने पढ़ा होगा सिमिली, उपमा और रूपक। रूपक में क्या होता है, जब दो चीज़ों की तुलना की जाती है तो एक वस्तु की दूसरे वस्तु का रूप दे दिया जाता है, उसी वस्तु का वो रूप ले लेता है, तो रूपक हो जाता है। तो मेटाफर होता है, तो यहाँ पर दो चीज़ों की तुलना की जाएगी और एक वस्तु को दूसरे वस्तु जैसा मान लिया जाएगा, तो वहाँ पर मेटाफर हो जाएगा, रूपक हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एनालॉजी, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी एनालॉजी को विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन, किसको एनालॉजी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो किसको जाना जाता है? सिमिली, पन, एलिट्रेशन, अनुप्रास होता नहीं है, पन होता नहीं है, सिमिली होगा। दो ही चीज़ें सिमिली और मेटाफर होता है, उसी में एनालॉजी यूज होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। व्हाट इज़ द एनेक्डोट, अगला क्वेश्चन है हमारा। एनेक्डोट क्या है, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। एनेक्डोट क्या होती हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया था, एनेक्डोट स्टोरीज होती हैं, छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं। कहानियाँ किसी भी प्रकार की हो सकती हैं। तो ये क्या है? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, स्टोरी। द वर्ड अनेक्डोट केम फ्रॉम, अनेक्डोट वर्ड कहाँ से आया है, इसको याद रखेंगे, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैटिन वर्ड्स, ठीक है, नहीं सॉरी लैटिन नहीं, ग्रीक, थोड़ा माइंड से स्लिप हो गया। क्या है? ग्रीक। ज़्यादातर शब्द ग्रीक से लिए गए हैं, ग्रीक भाषा से, ठीक है। तो ग्रीक से आया है। आगे चलेंगे। एनेक्डोट इज अंडरस्टूड टू बी ए स्टोरी ऑफ, एनेक्डोट जो होती है वो अंडरस्टूड की जाती है टू बी स्टोरी ऑफ, किसके स्टोरी के रूप में इसको अंडरस्टूड किया जाता है, समझा जाता है? रियल पीपल एंड इवेंट्स, गोस्ट, मेडिसन। अब आप समझ गए होंगे अपने आप, इसका ऑप्शन समझ में आ रहा है ए। रियल पीपल वास्तविक लोग और घटना, वास्तविक लोग और वास्तविक घटनाओं से संबंधित इसकी कहानियाँ होती हैं, उसको उसके थ्रू जाना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ह्यूमर 37।
ह्यूमर इज ए काइंड ऑफ, ह्यूमर एक प्रकार का होता है। क्या होता है ह्यूमर? ह्यूमर का अर्थ हमने आपको बताया था, क्या बताया था? हास्य व्यंग। तो क्या होती है? हास्य व्यंग भी एक क्या होगी? स्टोरी होगी। तो ह्यूमर क्या होता है? मेडिसिन होगी नहीं, नोवेल होगा नहीं, क्या होगी? एनेक्डोट्स। एनेक्डोट क्या होती हैं? कहानियाँ होती हैं, स्टोरीज होती हैं, छोटी स्टोरीज होती हैं। तो ह्यूमर हास्यप्रद, जैसे कॉमेडी आपने देखी होगी, फिल्मों में कॉमेडी आती है, जैसे कि कोई स्टोरी होती है जिसमें हास्यप्रद करेक्टर्स, हास्यप्रद स्टोरी चल रही होती है, वो कॉमेडी कहलाती है। जिसमें थोड़ी ट्रेजिक स्टोरी होती है, वो ट्रेजिडी कहलाती है। तो एनेक्डोट होती है, वो एक कहानी होती है, बट कैसी होती है? ह्यूमरस्ट काइंड होती है, मतलब हास्यप्रद होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। हाउ मैनी टाइप्स आर यूज्ड फॉर एनेक्डोट्स? सॉरी, हाँ यही है। हाउ मे टाइप्स कितने प्रकार की हो सकती है, मतलब आर यूज्ड फॉर एनेक्डोट्स। ठीक है, एनेक्डोट्स के लिए जो इनका प्रयोग होता है वो कितने प्रकार से होता है? तो इसका हो जाएगा C 5। ठीक है, एनेक्डोट्स जो होती हैं वो 5 प्रकार की होती हैं, हमने आपको पढ़ाया था पिछली वीडियो में डीप। एंटीथेसिस इज ए, अगला क्वेश्चन होगा हमारा, एंटीथेसिस इज ए। एंटीथेसिस मीन्स होता है, एंटीथेसिस का अर्थ हमने आपको बताया था विपरीतता, अर्थ की विपरीतता। ठीक है, तो एंटीथेसिस इज 2 अपोजिट एलिमेंट्स, 2 अपोजिट आइडियाज, 5 अपोजिट आइडियाज, और मतलब 2, 3, 5 नन ऑफ दीज। तो हमने आपको बताया था 2 अपोजिट आइडियाज़। वो अपोजिट आइडियाज़, अपोजिट एलिमेंट्स ये सब दे देगा, बट आपको क्या रखने हैं? 2 शब्द याद रखना है। 2 अपोजिट एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको ध्यान रखना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, आगे चलेंगे। नो पेन नो गेन मेंशन द डिवाइस नेम इन द अबव लाइन। जो नो पेन नो गेन लाइन है, इसमें कौन सी डिवाइस को मेंशन किया गया है? इसमें कौन सी डिवाइस है? इसमें एंटीथेसिस है। इसमें क्या है? 2 एलिमेंट्स, कोई दर्द नहीं, कोई गेन नहीं, कोई प्राप्ति नहीं। ठीक है, तो इसमें एंटीथेसिस का यूज़ किया गया है। इन ग्रीक एंटीथेसिस मीन्स, ग्रीक में एंटीथेसिस का क्या अर्थ बताया गया है? क्या अर्थ होता है? इसका हो जाएगा ए, सेटिंग अपोजिट्स। ठीक है, ग्रीक भाषा में इसका क्या अर्थ बताया गया एंटीथेसिस का? सेटिंग अपोजिट्स। इसका ए हो जाएगा सेटिंग अपोजिट। ठीक है, क्लियर हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, आप पढ़ते रहिएगा, इसमें से ज़रूर आपका फंसेगा। मैं आपको दावा करती हूँ कि क्वेश्चन अवश्य फंसेगा आपका 110%। एन एंटीथेसिस मस्ट ऑलवेज कंटेन 2 आइडियाज़ विद इन। ठीक है, तो इसका हो जाएगा हमारा सी, 1 स्टेटमेंट। एक एंटीथेसिस मस्ट ऑलवेज कंटेन 2 आइडियाज़। ठीक है, 1 स्टेटमेंट में, एक ही स्टेटमेंट में क्या रखती हैं? 2 आइडियाज़ रखता है ये एंटीथेसिस। 2 विरोधी विचार होते हैं, लेकिन स्टेटमेंट क्या होता है? एक ही होता है। एक ही कथन में 2 विरोधी विचार होते हैं। क्लियर? आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, व्हाट इज एन एफोरिज्म? एफोरिज्म क्या है? एफोरिज्म जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या होता है? शॉर्ट स्टेटमेंट, संक्षिप्त कथन होता है, लेकिन इसका अर्थ काफ़ी बड़ा होता है। कहावत जैसा देखा होगा आपने, कहावतें तो पढ़ी होंगी, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, ऊँट के मुंह में जीरा।
ठीक है, लेकिन शॉर्ट स्टेटमेंट होता है, लेकिन इसका मीनिंग बहुत बड़ा निकलता है, तो शॉर्ट स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, अफोरिज्म इज बेस्ड ऑन, अफोरिज्म किस पर आधारित होता है? इमेजिन पर, जनरल ट्रुथ पर, फाल्स टॉक पर, नन ऑफ दीज। अब हम जायज़ सी बात है, अफोरिज्म किस पर? साधारण सत्य, मतलब एक संक्षिप्त स्टेटमेंट होता है, लेकिन साधारण सत्य होती हैं वो बातें, जनरल ट्रुथ होती हैं वो बातें, लेकिन कहावत होती है वो। जैसे हमने देखा होगा, ऊँट के मुंह में जीरा, बहुत कम मात्रा में। अब अगला है, प्रोवर्ब इज ए काइंड ऑफ, प्रोवर्ब जो होती है वो किस प्रकार की होती है? वो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक एफोरिज्म प्रकार की होती है, ये भी एक कहावत होती है। प्रोवर्ब कह लो या एफोरिज्म, ये इसका मान लीजिए एंटोन वो है, सिनोनिम्स है। अब प्रोवर्ब का सिनोनिम्स एफोरिज्म है। अगर वो पूछ लेता है एफोरिज्म मीन्स प्रोवर्ब लिख सकता है, प्रोवर्ब मीन्स एफोरिज्म। ठीक है, तो प्राइमरी टूल ऑफ एफोरिज्म इज, आगे नेक्स्ट इधर बढ़ा लेते हैं। तो अगला है द प्राइमरी टूल ऑफ एफोरिज्म। एफोरिज्म का जो प्राइमरी टूल होता है, प्राथमिक औजार होता है या हथियार होता है, वो क्या होता है? मेटाफर होता है। ठीक है, मेटाफर माना जाता है। मेटाफर में दो चीज़ों की कंपैरिजन होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एफोरिज्म्स मीनिंग इज, एफोरिज्म्स का मीनिंग होता है, क्या होता है? ए कॉन्साइंस स्टेटमेंट। एफोरिज्म का मीनिंग क्या होता है? एक कॉन्साइंस स्टेटमेंट होता है, नरेटिव होगा नहीं, स्टोरी होगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, व्हाट इज द करेक्ट डिक्शन। नेक्स्ट यहाँ से है, व्हाट इज द करेक्ट डिक्शन डेफिनेशन एज ए लिटरेरी डिवाइस। लिटरेरी डिवाइस के रूप में करेक्ट डिक्शन की डेफिनेशन क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन हमारा, देखेंगे, एक मिनट, अभी थोड़ा ड्यू टू पाउडर में प्रॉब्लम है इसमें, एक मिनट। अब देखेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज द करेक्ट डिक्शन डेफिनेशन एज ए लिटरेरी डिवाइस, तो इसका हो जाएगा ए चॉइस ऑफ वर्ड्स एन ऑथर मेक्स इन राइटिंग ए पीस ऑफ लिटरेचर। ठीक है, चॉइस ऑफ वर्ड, शब्दों की चॉइस, एन ऑथर एक लेखक, मेक्स करता है, इन राइटिंग अपनी लेखनी में, ए पीस ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर के किसी भी पीस को लिखने के लिए वो शब्दों का जो चयन करता है, डिक्शन का अर्थ ही होता है शब्द चयन। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? डिक्शन कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? अगर कोई पूछता है व्हाट इज द डिक्शन, डिक्शन क्या है? द चॉइस ऑफ वर्ड्स। ठीक है, शब्दों का चयन, जो शब्दों का चयन लेखक अपने पाठ में करता है वो डिक्शन कहलाता है। क्लियर? आगे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस लाइन्स, नहीं फ्रेज ये वाला है। नेक्स्ट, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस सो दैट दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनफॉर्मल डिक्शन। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, देखो सी, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज, निम्नलिखित में से कौन सी फ्रेज सो दिखाती है दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनफॉर्मल डिक्शन, इनफॉर्मल डिक्शन का, अनौपचारिक डिक्शन का उदाहरण प्रस्तुत करती है, शो करती है, दिखाती है। तो ही वुड नॉट बी नो फैट बॉय और डॉर्क,
इसको ध्यान रखेंगे, थोड़ा इम्पोर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी जो भी हैं हम देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस लाइन्स, ये है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस लाइन्स फ्रॉम शेक्सपियर्स हैमलेट एम्प्लॉयज इनफॉर्मल डिक्शन। ठीक है, शेक्सपियर ने अपने जो नाटक में हैमलेट में जो फेमस लाइन्स हैं उसकी इनफॉर्मल डिक्शन की, वो कौन सी हैं? तो हमें जायज़ सी बात है, अपने आप समझ में आ रही है कि वी हैमलेट गेट, ये है बी हो जाएगा इसका, हैमलेट गेट दी टू ए, ठीक है, रनरी गो, ये क्या है? हैमलेट नाटक में शेक्सपियर ने इनफॉर्मल डिक्शन का प्रयोग किया है, वो फेमस लाइन्स हैं। ये कौन से नाटक में? हैमलेट नाटक में। आगे देखेंगे नेक्स्ट, ऐसे डी असर्टेशन बिजनेस लेटर आर रिटन इन, ठीक है, डी एसरेशन, ऐसे मीन्स नाटक, वो सॉरी निबंध, डी एसरेशन का मतलब, एसरेशन मीन्स होता निश्चित, अनिश्चितता, निश्चितता सॉरी, बिजनेस लेटर्स आर रिटन इन, किस में लिखे जाते हैं ये सभी? ऐसे डी एसरेशन, बिजनेस और लेटर्स किस में लिखे जाते हैं? सी हो जाएगा इसका, फॉर्मल डिक्शन में लिखे जाते हैं। ठीक है, ये रहा, ध्यान रखेंगे इसको, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है। बिजनेस लेटर, ऐसे और डेएसरेशन किस में लिखे जाते हैं? फॉर्मल डिक्शन में। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ डिक्शन आर, डिक्शन कितने प्रकार की होती है? हमने आपको पढ़ाई थी उसमें पिछली वीडियो में, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ डिक्शन, 8 प्रकार की होती हैं। डिक्शन 8 प्रकार की होती है, ध्यान रखेंगे इसको, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन यहाँ से। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, देखेंगे ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ए इनवर्जन डेफिनेशन, कौन सा स्टेटमेंट इनवर्जन डेफिनेशन में नहीं है? इसका हो जाएगा सी, रिप्लेसमेंट ऑफ वर्ड विद इट्स अपोजिट। ठीक है, रिप्लेसमेंट मीन्स पुनः उसको रिप्लेस करना, यूज करना ऑफ द वर्ड्स मीन्स शब्दों का, विद इट्स अपोजिट, इसके अपोजिट में क्या करना? वर्डों का रिप्लेसमेंट करना। ठीक है, क्या होता है ये? इनवर्जन डेफिनेशन नहीं। सी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट देखेंगे, विच लाइन कंटेन, ये 55वां है क्वेश्चन, सॉरी, विच लाइन कंटेन्स एन इन्वर्जन एग्जाम्पल, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी हमारा। तो कौन सी लाइन क्या कर रही है? इन्वर्जन एग्जाम्पल को कंटेन करती है, रखती है। सर, इसका ए हो जाएगा, सर सैड आई। अब देख रहे हो उल्टा सीधा लिखा हुआ, इन्वर्जन का मतलब हमने आपको समझाया था कि कर्ता की जगह होना चाहिए, क्रिया की जगह होना चाहिए, कर्म की जगह होना चाहिए। और इन्वर्जन में क्या होता है? सेंटेंस उल्टा सीधा लिखा होता है। अब देखो, सर पहले लिखा हुआ है, सैड बाद में है, उसके बाद करता है, क्रिया पहले है, कर्म बाद में है। ठीक है, तो सर सैड आई और मैडम ट्रूली और फॉरगिवन आई इम्प्लोर, ये बाद में लिखा हुआ है कर्ता क्रिया। तो इस तरह से उल्टा सीधा जो शब्द अपने कर्ता क्रिया के सही समुचित स्थान पर नहीं होते वो इन्वर्जन सेंटेंस कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इन्वर्जन मीन्स, इन्वर्जन का मीनिंग क्या होता है? बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्वर्जन का मीनिंग होता है पुटिंग द वर्ब्स
पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले क्रिया का लगाना इन्वर्जन कहलाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। क्या होता है? कर्ता से पहले क्रिया लग जाए, लगी है कहीं भी तो आप ये मान लीजिए वो क्या है? इन्वर्जन है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा पोइट्स माइट ऑल्सो चूज टू यूज इन्वर्जन इन ऑर्डर टू क्रिएट ए, ठीक है। पोइट्स क्या करते हैं? पोइट्स को भी चूज कर सकते हैं, मतलब कवियों ने भी चूज किया है, यूज प्रयोग किया है इन्वर्जन इन ऑर्डर टू क्रिएट, क्या? क्रिएट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। मीटर, लैंग्वेजेस, रिद्म, नन ऑफ दीज, ठीक है। पोइटों ने भी रिद्म को क्या करने के लिए, अब हम किसी भी चीज़ की केवल हम कर्ता क्रिया के अकॉर्डिंग अर्थ नहीं ले रहे हैं, बट हमें क्या बनानी है? लय बनानी है। पोएम में आपने देखा होगा कोई कर्ता क्रिया कर्म कहीं भी अपने समुचित स्थान पर ग्रामर की दृष्टि से सेंटेंस नहीं लिखा होता है, बट बस उनको ये मतलब होता है कि पोएम की रिद्म बन जानी चाहिए, लय बन जानी चाहिए। तो पोइटों ने भी क्या किया है? रिद्म को क्रिएट करने के लिए इन्वर्जन शब्दों का प्रयोग किया है, चूज किया है रिद्म। टुमारो विल कम द डिसीजन इज द एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। इसका हो जाएगा ए इन्वर्जन। ये जो एग्जाम्पल है टुमारो विल कम, अब देख रहे हैं टुमारो विल कम द डिसीजन, अब इसमें कोई कर्ता क्रिया को समझ ही नहीं आ रही। टुमारो के बाद डायरेक्ट क्या लगा हुआ है? विल लगा हुआ है, उसका कम लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ही सेंटेंस किस में हो गया? इसका ए हो जाएगा, इन्वर्जन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ह्यूमर, ह्यूमर का क्या अर्थ होता है? अब जैसा कि हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, ह्यूमर का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ह्यूमर, ठीक है। तो क्या होता है? ह्यूमर मीन्स हास्य व्यंग होता है, और हास्य व्यंग का मतलब कॉमेडी, ठीक है। द फंक्शन ऑफ ह्यूमर इज टू, ह्यूमर का फंक्शन जो होता है वो क्या होता है? टू प्लीज द ऑडियंस, टू हर्ट द ऑडियंस, टू शो द पाथ ऑफ इजीली, तो क्या है? टू प्लीज द ऑडियंस, ऑडियंस को खुश करना, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। जो फंक्शन होता है, कार्य होता है ह्यूमर का, वो क्या होता है? ऑडियंस को खुश करना। जैसे देखा होगा आपने, हम टीवी देख रहे हैं या कोई स्टोरी देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते पढ़ते हमें उसकी स्टोरीज को सुन करके या देख करके हंसी आ गई, हमारा मन खुश हो गया, तो क्या हो गया? वो ये मान लीजिए कॉमेडी आती है, कॉमेडी मूवी कोई आती है तो हम बहुत हंसते हैं उसमें बहुत, तो क्या है? उसका उद्देश्य होता है टू प्लीज द ऑडियंस, ठीक है, ऑडियंस को खुश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा हु रॉट एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ठीक है। किसने लिखा क्या? एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। तो ये भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन हमारा, किसने लिखा था? कौन सा? एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, प्रत्येक व्यक्ति अपने ह्यूमर में होता है। बेन जॉनसन का ये ड्रामा है, ठीक है। बेन जॉनसन इज़ नोन फॉर, बेन जॉनसन किसके लिए जाने जाते हैं? अब बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बेन जॉनसन जो है हमारे कॉमेडीज़ और ह्यूमर्स के लिए जाने जाते हैं, इन्होंने ज़्यादातर कॉमेडीज़ और ह्यूमर्स लिखी थी, तो कॉमेडियन के रूप में जाने जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ जॉनी लीवर कॉमेडियन के रूप में जाना जाता है, कॉमेडी फिल्म बनाता है, ऐसे ही बेन जॉनसन कॉमेडीज़ और ह्यूमर्स लिखने के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे